नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवी शेट्टी है। आज मुझे हमारे देश के 2 सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के साथ होने का सौभाग्य मिला है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं? वे कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं, लेकिन वे कार्डियोलॉजिस्ट का थोड़ा अधिक स्मार्ट रूप हैं। वे असल में दिल के इलेक्ट्रीशियन हैं और ये वे विशेषज्ञ हैं जो दिल की बिजली संबंधी समस्याओं की पहचान और उनका इलाज कर सकते हैं। अब दीपक, लोग ये जानना चाहेंगे कि बिजली का दिल से क्या लेना देना है? बिजली वो वायरिंग है जो दिल द्वारा किए जाने वाले हर काम को जोड़ती है। ये दिल की जीवन रेखा है। हम इस दुनिया में तब आते हैं जब वो जीवन रेखा शुरू होती है और हम इस दुनिया से तब चले जाते हैं जब वो जीवन रेखा रुक जाती है। यही वो चीज है जो गर्भ के 33वें दिन से दिल को चलाती है। धन्यवाद, धन्यवाद दीपक। कपिल, मेरी उम्र के लोग हमेशा ब्रेन स्ट्रोक होने को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दिल की अनियमितता या बिजली की समस्या ब्रेन स्ट्रोक पैदा करने में क्या भूमिका निभाती है? तो ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते कि लगभग 20% ब्रेन स्ट्रोक 20% ब्रेन स्ट्रोक। 20% ब्रेन स्ट्रोक शायद उससे भी ज्यादा है। ये वो डेटा है जो हमारे पास अभी है, लेकिन कम से कम 20% ब्रेन स्ट्रोक दिल में बिजल की गड़बड़ी के कारण होते हैं, जो अतालता का एक विशिष्ट रूप है जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। इसका मतलब है दिल के ऊपरी कक्षों में बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग, जिससे दिल के ऊपरी कक्ष में खून का थक्का बन जाता है, जिसका एक हिस्सा या पूरा हिस्सा दिमाग में जाकर स्ट्रोक का कारण बन सकता है। और जितना अधिक आप इस अतालता को खोजेंगे, दिल की धड़कन की इस असामान्यता को खोजेंगे, उतना ही आप इसे स्ट्रोक के रोगियों में पाएंगे। लेकिन अभी का डेटा कहता है कि कम से कम 20% स्ट्रोक एट्रियल फिब्रिलेशन नामक इस विशेष अतालता के कारण होते हैं। मुझे सच में ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लगभग 20% ब्रेन स्ट्रोक, जो कि बहुत गंभीर होते हैं, वे एट्रियल फिब्रिलेशन नामक स्थिति के कारण होते हैं। जी हाँ, और इनमें से कई को रोका जा सकता है सर, क्योंकि अगर आप इस एट्रियल फिब्रिलेशन की जल्दी पहचान कर लें और इसका सही इलाज करें, तो वास्तव में आप इन सभी स्ट्रोक को रोक सकते हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद कपिल, धन्यवाद। दीपक, मैं जानना चाहता हूं, चिकित्सा शब्दों में हम हमेशा पीएसवीटी या पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करते हैं। ये वास्तव में क्या है? एक असामान्य लय जिसका कपिल ने उल्लेख किया, एट्रियल फिब्रिलेशन। यदि ये हर समय मौजूद है तो ये निरंतर एट्रियल फिब्रिलेशन है। जब ये आता जाता रहता है, जो बीमारी का शुरुआती चरण है, तो इसे पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। और पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन से लगातार एट्रियल फिब्रिलेशन तक का सफर दिल की अंदरूनी बीमारी के कारण होता है। एक चिंगारी जो कभी कभी आती है, वो एक ऐसी चिंगारी बन जाती है जो हमेशा रहती है। यही वो सफर है और यही हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार जब आपको लगातार एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, तो कॉक्रेन डेटा समीक्षाओं के अनुसार स्ट्रोक होने की संभावना 1.3% अधिक हो जाती है। भले ही आप खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हो, ठीक है, तो आपको उस बढ़त को निश्चित रूप से रोकना होगा। मैं समझाता हूं कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है। ये दिल का मॉडल है। दिल में 2 पंप होते हैं। ये दायां पंप है, यहां अशुद्ध रक्त होता है। ये बायां पंप है, यहां शुद्ध रक्त होता है। और इन 2 पंपों के 2 जलाशय होते हैं। ये दाएं दिल का जलाशय है, ये बाएं दिल का जलाशय है। जब हम इसे साइनस रिदम कहते हैं, जो दिल की सामान्य लय है, तो पहले ऊपरी कक्ष पंप करता है, फिर निचला कक्ष पंप करता है। इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह आवाजाही में एक तालमेल होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? ऊपरी कक्ष ऐसा हो जाता है, तब दिल की कार्यक्षमता कम हो जाती है। कपिल, मैं चाहता हूं कि आप हमें समझाएं कि आप एट्रियल फिब्रिलेशन को कैसे मैनेज करते हैं। अब हम जानते हैं कि ये एक भयानक स्थिति है। भले ही ये मामूली लगे, पर ये भयानक हो सकता है। आप एट्रियल फिब्रिलेशन को कैसे मैनेज करते हैं? तो एट्रियल फिब्रिलेशन को मैनेज करने के विभिन्न पहलू हैं।
ये वास्तव में जीवन शैली के उपायों से शुरू होता है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन को अब हाइपरटेंशन और मधुमेह की तरह जीवन शैली की बीमारी माना जाता है, और लगभग वही जोखिम कारक एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो आपको अपना वजन कम करना होगा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। आपको शरीर में सामान्य सूजन को कम करने की जरूरत है, यानी बेहतर शुगर कंट्रोल रखना होगा। और आपको बेहतर और उचित नींद की भी जरूरत है, क्योंकि एक स्थिति जिसे ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन से गहराई से जुड़ी है। फिर वास्तविक मैनेजमेंट वाला हिस्सा आता है, और इसके फिर से 3 पहलू है। एक है स्ट्रोक को रोकना, तो यही मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और इसके लिए मरीज को खून पतला करने वाली दवा लेनी पड़ती है यदि स्ट्रोक का जोखिम अधिक माना जाता है, जिसकी गणना हम विभिन्न जोखिम कारकों द्वारा करते हैं। दूसरा, दिल के निचले कक्ष की गति का नियंत्रण आता है, क्योंकि मरीज जो महसूस करता है वो है तेज धड़कन, एट्रियल फिब्रिलेशन का। इसलिए हमें निचले कक्ष के सिकुड़ने की गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि मरीज में लक्षण कम हो जाएं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम रिदम को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, यानी मरीज को वापस सामान्य रिदम में ला सकें, यही सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात है, और यही वो चीज है जो मरीज की सबसे अधिक मदद करती है। ऐसा लगता है कि पहले ये करना मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन नई तकनीक के साथ मरीज को वापस सामान्य रिदम में लाना और उस सामान्य रिदम को बनाए रखना, जिसे आपने साइनस रिदम कहा, अब मुख्य उपचार है जो हम इन दिनों मरीजों को प्रदान करते हैं। जरूर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। दीपक, मैं ये जानना चाहूंगा कि रिदम कंट्रोल क्यों महत्वपूर्ण है? क्या होगा यदि दिल अनियमित रूप से धड़क रहा हो? आपको रिदम को नियंत्रित क्यों करना पड़ता है? ये एक बहुत ही जटिल समीकरण है। ये तुरंत स्पष्ट नहीं होता है। कपिल ने उल्लेख किया कि मरीज को घबराहट होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ लोगों के हमारे पास आने का ये सबसे आम कारण है। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन बिना घबराहट के भी मौजूद हो सकता है। ये एक खामोश चीज है, इसीलिए स्ट्रोक होते हैं। तो ये रिदम क्या करती है, या असामान्य रिदम क्या करती है? ये हृदय में रक्त के प्रवाह को कम करती है, गुर्दों में रक्त के प्रवाह को कम करती है, मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को कम करती है। शरीर एक शानदार अंग है। ये समझ लेता है कि समय के साथ कम रक्त प्रवाह के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद ये कुछ ऐसे बदलाव करता है जो शरीर की भलाई के लिए प्रतिकूल होते हैं। तो आपका हृदय, जो जरूरत से ज्यादा पंप कर रहा है, कमजोर हो जाता है। आपको हार्ट फेलियर हो जाता है। छोटे थक्के वे आगे बढ़ते हैं और आपको स्ट्रोक दे देते हैं। तो आप जितने अधिक समय तक एट्रियल फिब्रिलेशन में रहेंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन का बोझ उतना ही अधिक होगा, स्ट्रोक की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तेज हृदय गति के कारण आपके पास पर्याप्त हार्ट रेट रिजर्व भी नहीं होता है, इसलिए आप व्यायाम नहीं करते हैं। आपको थकान होने लगती है, और क्योंकि आप थक जाते हैं, फिर से आप व्यायाम नहीं करते और फिर डीकंडीशन हो जाते हैं। और डीकंडीशनिंग फिर से हृदय के ऊपरी कक्ष में मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बनती है, जिसे एट्रियल मायोपैथी कहा जाता है, जो फिर से स्ट्रोक की संभावना बढ़ा देती है। तो ये एक दुष्चक्र की तरह है। इसमें एक परत और जोड़ दें, मधुमेह की, उच्च रक्तचाप की, मोटापे की, तो आपको स्ट्रोक पैदा करने के लिए एकदम सही कॉकटेल और नुस्खा मिल जाता है। मैं इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इलेक्ट्रिकल समकक्ष के रूप में सोचना पसंद करता हूं। भारत दुनिया की कोरोनरी राजधानी है। हम दुनिया की एट्रियल फिब्रिलेशन राजधानी भी हैं। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का इलेक्ट्रिकल समकक्ष है। धन्यवाद, धन्यवाद दीपक। कपिल, हमने एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में बात की है। अब मैं चाहूंगा कि आप हमें समझाएं कि साइनस रिदम को बनाए रखने के लिए आप हृदय की रिदम को कैसे नियंत्रित करते हैं, जो कि इष्टतम है। आप मरीज को साइनस रिदम में वापस कैसे लाते हैं? तो हम पहले दवाइयों की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि दवाइयों की सफलता दर केवल 40% के आसपास है, कम से कम वर्तमान दवाइयों की। हम मरीज को कार्डियोवर्ट कर सकते हैं। कार्डियोवर्ट एक बार की प्रक्रिया है जो मरीज को अस्थायी राहत देती है। तो हम मरीज को आईसीयू या सीसीयू में लाते हैं, मरीज को साइनस रिदम में वापस लाने के लिए दवाइयां देते हैं। या अगर दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो हम मरीज को कुछ बेहोशी, नींद की दवा देते हैं और मरीज को बिजली का झटका देते हैं। एक बार जब मरीज सामान्य रिदम में वापस आ जाता है, तो हम दवाइयां जारी रख सकते हैं,
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दवाइयों की सफलता दर केवल 40% है। हमारे पास उपलब्ध वर्तमान तकनीक के साथ अब हम मरीज को एएफ एब्लेशन यानी एट्रियल फिब्रिलेशन एब्लेशन या मरीज को सामान्य रिदम में वापस लाने और उसके साइनस रिदम को बनाए रखने के लिए एब्लेशन की पेशकश करते हैं। ये सामान्य एब्लेशन की तुलना में थोड़ी जटिल प्रक्रिया है जो हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या हृदय के अन्य प्रकार के सरल एरिथमिया के लिए करते हैं। इसमें हृदय के बाएं ऊपरी कक्ष में एब्लेशन करना शामिल है। एब्लेटिंग का मतलब हृदय के ऊपरी कक्ष में कुछ ऊतकों को जलाना या नष्ट करना है, जो वास्तव में इस साइनस रिदम को शुरू करते हैं या बनाए रखते हैं। और इसे करने के विभिन्न तरीके हैं। हम सबसे आम तरीका थर्मल तरीका है। या तो हम हृदय के ऊपरी कक्ष में आवश्यक क्षेत्र में गर्मी देते हैं, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, या हम उन क्षेत्रों को नष्ट करने के लिए उन क्षेत्रों को ठंडा भी कर सकते हैं। और अब पल्स फील्ड एब्लेशन नामक नई तकनीक के साथ बिना गर्म या ठंडा किए हृदय के ऊतकों को दिए गए विद्युत आवेगों के द्वारा हम उन क्षेत्रों को नष्ट कर सकते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। बहुत बढ़िया। और ये लगभग 70 से 90% की ठीक होने की दर प्रदान करता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम बीमारी के कितने शुरुआती दौर में प्रक्रिया करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि एब्लेशन मेडिकल उपचार से बेहतर क्यों है। हाँ, तो इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से दवाइयों को हृदय में होने वाली अधिकांश गलत चीजों को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि अब हम बीमारी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। दुर्भाग्य से हृदय की रिदम पर काम करने वाली सभी दवाइयों में अधिक असामान्य रिदम पैदा करने की प्रवृत्ति भी होती है, और ये हमारे पास मौजूद वर्तमान दवाइयों की सबसे बड़ी सीमा है। इतना ही नहीं, कुछ दवाइयां जो बहुत प्रभावी हैं, उनके कई गैर हृदय संबंधी दुष्प्रभाव होते हैं, जो कभी-कभी बहुत गंभीर होते हैं। तो ये अब उपलब्ध उपयुक्त दवाइयों के बारे में है। या तो वे अधिक समस्याएं पैदा करती हैं या वे प्रभावी नहीं हैं। यही एक कारण है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में दवाइयां बहुत उपयोगी नहीं होती हैं। दूसरी ओर एब्लेशन, हम वास्तव में हृदय के उन चुनिंदा क्षेत्रों को लक्षित कर सकते हैं जो इस अतालता के लिए जिम्मेदार हैं और सामान्य रूप से हृदय की लय को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये एक अधिक चयनात्मक दृष्टिकोण है, इसीलिए ये अधिक सफल है और इससे जुड़ी जटिलताएं भी कम है। और ये एक बार की प्रक्रिया भी है, आपको जीवन भर दवाएं नहीं लेनी पड़ती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत उपयोगी। दीपक, मैं जानना चाहता हूं कि पल्स फील्ड एब्लेशन क्या है। मेरा मानना है कि ये एट्रियल फाइब्रिलेशन के इलाज के लिए एक बहुत ही अभिनव और नया उपकरण है जो वास्तव में एट्रियल फाइब्रिलेशन को ठीक करता है। क्या आप इसके बारे में और बात कर सकते हैं? जी, उस सवाल के लिए धन्यवाद सर। कपिल ने उल्लेख किया कि जिस तरह से हम एट्रियल फाइब्रिलेशन का इलाज कर रहे थे या एब्लेशन कर रहे थे, वो मुख्य रूप से ऊतकों को थर्मल क्षति पहुंचाकर था। तो आप जो कर रहे हैं वो थर्मल क्षति क्या है? थर्मल, हाँ, आप ऊष्मा ऊर्जा या शीत ऊर्जा से नष्ट कर रहे हैं हृदय पर, ठीक है। जो भगवान ने आपको दिया है। अरे वाह। पल्स फील्ड एब्लेशन क्या करता है? ये कोशिकाओं को नष्ट करने की शरीर की अपनी तकनीक की नकल करता है। ठीक है, देखो। ये कोशिका की जल सामग्री को बढ़ाता है और कोशिका फिर स्वयं को नष्ट करने का निर्णय लेती है। ठीक है, ठीक है। इस वजह से आसपास के किसी अन्य ऊतक को कोई चोट नहीं पहुंचती है। हाँ हूँ। और ये कोई नई तकनीक नहीं है। जी हाँ हूँ। कैंसर के क्षेत्र में इसका उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है। ठीक है। हेपेटिक ट्यूमर का इलाज हमेशा पल्स फील्ड से किया जाता रहा। ठीक है, देखो। लेकिन क्योंकि हृदय इतना जटिल अंग है, इसके चारों ओर अन्य प्रणाली है, इसके चारों ओर महाधमनी है, ये तकनीक हमें विशेष रूप से लक्षित करने और इसके आसपास की हर चीज को नुकसान न पहुंचाने की अनुमति देती है। क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके आसपास क्या है, वो बस अपने आसपास की हर चीज को जला देगी। तो सुरक्षा वहां नहीं ही। अब ये सुरक्षा का एक तत्व लाता है। ये हमारी प्रक्रियाओं को थोड़ा तेज भी बनाता है। इसमें 3 घंटे और 4 घंटे लगने चाहिए, शायद हम इसे घटाकर 1 घंटे तक ला सकें। ये पारंपरिक तरीकों के समान प्रभावकारिता भी दिखाता है, इसलिए हम गति के लिए देखभाल से समझौता नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसी तकनीक जो हमेशा से थी, अब इस तरह से उपयोग की जा रही है जो आपको समान यदि बेहतर नहीं तो लाभ देती है। और सुरक्षा, यही चीज इसे इतना आकर्षक बनाती है। और ये शरीर की नकल करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर ऊतकों को नष्ट करता है। जरूर, बहुत जानकारीपूर्ण।
कपिल, मैं जानना चाहूंगा कि आप दशकों से एट्रियल फाइब्रिलेशन का एब्लेशन या इलाज कर रहे हैं। अब अचानक आप सभी पल्स फील्ड एब्लेशन को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? इस नई तकनीक के बारे में इतना प्रचार क्यों है? हाँ, तो दीपक ने सुरक्षा वाले हिस्से का जिक्र किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उन ऊतकों को लक्षित करते हैं जो एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो हम उन चुनिंदा क्षेत्रों को नष्ट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वे नष्ट ही है। पल्स फील्ड एब्लेशन, जैसा कि दीपक ने कहा, हमें अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमें गति भी प्रदान करता है। गति? हाँ, और इसके अलावा ये अब तक हम जो कर रहे हैं उसकी तुलना में बहुत अधिक टिकाऊ है। पारंपरिक तकनीक में कितना समय लगता था? हाँ, तो पारंपरिक रूप से जब हम एएफ एब्लेशन कर रहे थे, तो इसमें 2 घंटे से लेकर 5 घंटे तक का समय लगता था। ये इस पर निर्भर करता था कि हमें कितने ऊतकों को जलाने की जरूरत है और उन ऊतकों को चुनिंदा नुकसान पहुंचाना कितना मुश्किल है जिन्हें हम चाहते हैं। क्योंकि कुछ दिल काफी मोटे होते हैं, इसलिए हमें उन क्षेत्रों में कई एब्लेशन देने पड़ते थे। इसमें समय लगता था। और फिर कई बार हम आसपास की संरचनाओं को लेकर इतने डरे हुए थे कि अगर हम उन आसपास की संरचनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम वास्तव में मरीज को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह पीएफए के साथ ये सब दूर हो जाता है, क्योंकि पीएफए, जैसा कि दीपक ने बताया, उस क्षेत्र के लिए बहुत चयनात्मक है जिसे हम लक्षित कर रहे हैं। इसलिए हमें आसपास के ऊतकों की चिंता नहीं होती। तो जलन के एक चक्र में हमें पूरा यकीन होता है कि हमने वो हासिल कर लिया है जो हम चाहते थे। इसलिए किसी दोहराव की आवश्यकता नहीं है। साथ ही चूंकि ये अधिक टिकाऊ है, इसलिए अधिकांश समय पारंपरिक चीज की तुलना में पुनरावृत्ति की दर वास्तव में कम होती है। बेहतरीन। और चूंकि हम एक दिन में अधिक केस कर सकते हैं, इसलिए ये वास्तव में हमारे कार्य प्रवाह में भी मदद करता है। तो मरीज आता है, वास्तव में कई केंद्रों में यह अब एक डे केयर प्रक्रिया है। आप सुबह भर्ती होते हैं और शाम तक आपको छुट्टी मिल सकती है। तो इस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं और यही कारण है कि हम सभी पल्स फील्ड एब्लेशन को लेकर इतने खुश हैं। घंटों के संदर्भ में पारंपरिक तकनीक के साथ आपने कितना समय बताया था? ये 2 से 5, 2 से 4, 2 से 5 घंटे, और पल्स फील्ड एब्लेशन के साथ? लगभग 1 घंटा, शायद 1 घंटे से भी कम। अद्भुत। एक बार कार्य प्रवाह स्थापित हो जाने के बाद मुझे लगता है कि ये 1 घंटे से भी कम होना चाहिए। किसी भी चीज से ज्यादा मरीजों की सुविधा। कोई भी बिना एनेस्थीसिया के 4 से 5 घंटे तक ठंडी वातानुकूलित कैथ लैब में सोफे पर लेटना नहीं चाहता। हाँ, बहुत बढ़िया। दीपक, आप एट्रियल फिब्रिलेशन के प्रबंधन की एनएच रणनीति के बहुत प्रबल समर्थक हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन के प्रबंधन की एनएच रणनीति में ऐसा क्या अनोखा है? जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। आप जीवन शैली को सुधारे बिना जीवन शैली से जुड़ी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। एनएच में हम न केवल प्रक्रियाएं करने, दवाएं देने के लिए डॉक्टरों के रूप में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके आहार, उनके वजन, उनकी नींद, उनके व्यायाम, रक्तस्राव की जटिलताओं यदि कोई हो के संदर्भ में उनके स्वास्थ्य का प्रबंधन चिकित्सकों के एक मुख्य समूह द्वारा एक ही छत के नीचे किया जाए। इससे मरीजों को ऐसे विशेषज्ञों की टीम मिलती है जिन्होंने लंबे समय तक ऐसे मरीजों का इलाज किया है और उनमें होने वाले हर बदलाव को देखा है। क्योंकि ये असामान्य धड़कन, एट्रियल फिब्रिलेशन, दिल की संरचनात्मक क्षति से जुड़ी किसी भी समस्या के अंतिम चरण की तरह है, चाहे वो सर्जरी के बाद की तरह स्पष्ट हो या कार्डियोमायोपैथी वाले मरीजों की तरह अस्पष्ट हो। असल में एक मुख्य बात यह है कि ट्रांसप्लांट लिस्ट वाले मरीजों को वास्तव में फायदा होता है अगर आप उन्हें वापस साइनस रिदम में ले आते हैं। लेकिन जानते हैं क्या, अगर आप सिर्फ धड़कन का इलाज करते हैं और ट्रांसप्लांट मरीज के हार्ट फेलियर का नहीं, तो भी स्थिति में सुधार नहीं होगा। तो जब हम यहां काम करते हैं, तो ये हार्ट फेलियर विशेषज्ञों का एक समूह होता है। इसमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज विशेषज्ञ, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन के लोग शामिल हैं। वे मरीज का व्यापक प्रबंधन करते हैं। हम सिर्फ एक प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बीमारी का प्रबंधन है। और ये वही बीमारी है जो रोमनों के समय में भी थी। ये आज भी वैसी ही है, कल ये कुछ और होगी। लेकिन हमें बीमारी का इलाज करना होगा और बीमारी पर केंद्रित यही दृष्टिकोण हमें दूसरों से अलग और अनूठा बनाता है। शुक्रिया। शुक्रिया, बधाई हो, धन्यवाद। कपिल, दीपक ने एट्रियल फिब्रिलेशन के प्रबंधन के केएनएच प्रोटोकॉल के बारे में बहुत विस्तार से समझाया।
ये क्यों महत्वपूर्ण, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सर, मरीज को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस पर क्या प्रक्रिया की या उसे क्या दवाएं दी। मरीज खुश रहना चाहता है, राहत महसूस करना चाहता है और बीमारी से मुक्त होना चाहता है। जी हाँ। और जैसा कि दीपक ने कहा, सिर्फ एब्लेशन से ये सब हासिल नहीं होगा। इसलिए हमें मरीज के खान-पान, वजन, व्यायाम और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। और मरीज को उन अन्य चीजों से भी राहत दिलानी होगी जो उसे परेशान कर रही हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर। उदाहरण के लिए, यदि मरीज को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो उसका भी इलाज किया जाना चाहिए। अगर मरीज को डायबिटीज है जो कंट्रोल में नहीं है और समस्या पैदा कर रही है, तो उसे भी ठीक से मैनेज करना होगा। और इसीलिए ये व्यापक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, न कि केवल एब्लेशन, क्योंकि अंततः मरीज बीमारी से मुक्त महसूस करना चाहता है। और ये तभी हासिल होता है जब सब कुछ सही जगह पे हो, न कि केवल एब्लेशन या दवा वाला हिस्सा। धन्यवाद कपिल, धन्यवाद दीपक। हम सभी को दिल की इलेक्ट्रिकल समस्याओं के बारे में समझाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जिसे दिल का एरिथमिया कहा जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप दोनों बैंगलोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अगर किसी मरीज को मान लीजिए कलकत्ता, बॉम्बे, जयपुर या कहीं और समस्या हो रही है, तो क्या वे आपके अस्पताल से संपर्क कर आप सभी तक पहुंच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वर। नारायणा में हमारे पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की एक टीम है और हम सब मिलकर काम करते हैं। ठीक है। तो ये कॉलेजियम है जिसे दीपक थोड़ा बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन मरीज नारायणा के किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं और उन्हें सही व्यक्ति के पास भेजा जाएगा और हम में से कोई एक मरीज की देखभाल करेगा। जरूर, ये एक टीम वर्क की तरह है। ये टीम जैसा है। हम पे हाँ, हम एक बड़ी टीम है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम कई बार साथ मिलकर काम करते हैं और हम बिना किसी समस्या के एक दूसरे के मरीजों का ख्याल रखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।